नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र विजय कोडवानी एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है योर डोनेशन इज़ यूज्ड अगेंस्ट यू। जी हाँ, जो आपका दान है वो आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध यूज़ हो सकता है और किया जा रहा है, मैं तो कहूँगा। आज इस पर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा। अभी जैसे फेसबुक वगैरह और मीडिया पर जो ये कथाकारों का जो भागवत रामायण की कथाएं कर रहे हैं, तो करते हैं धर्मगुरु, उनका स्कैम कहूँ वो बड़े पैमाने पर बाहर आ रहा है। और अगर इंक्वायरी हो डीप में तो बहुत ही बड़े पैमाने पर और भी कुछ हकीकतें हैं तो वो बाहर आ सकती हैं। तो शुरुआत करूँगा ट्रस्ट। जैसे मैंने कहा कि एज ए एडवोकेट मेरा काम जो है लगभग मोस्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंट एज अ ट्रस्ट एंड एनजीओ, उसमें मेरा काम रहता है। तो बहुत ही क्लोज रीच से क्लोजली इनके एक्टिविटीज़ को मैं देखता हूँ और किस तरह से ये लोग क्या करते हैं। एक्चुअली बाय प्रोफेशनल मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जब बात देश की सिक्योरिटी और धर्म की सिक्योरिटी पर आती है तब ज़रूर मुझे ये जो है अमुक फैक्ट्स है वो आपके साथ शेयर करने चाहिए और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आज मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। बात करते हैं ये ट्रस्ट होते हैं वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह से इनका फंडिंग होता है, किस तरह से फंड आता है और यूटिलाइज होता है, किस किस एक्टिविटी में यूटिलाइज होता है। मोस्ट ऑफ जैसे मैंने कहा कि ये जो ट्रस्ट है वो जो एक ब्लैक मनी का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादातर उसको सेटलमेंट करने के लिए ये ट्रस्ट बनाए जाते हैं। फिर सबको पता ही है कि फॉरेन से जो फंड्स आते हैं उनमें भी कुछ फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये ट्रस्ट एनजीओ वगैरह बनाए जाते हैं। अपना जो ब्लैक मनी है कई बड़ी कंपनियों का या पर्सनल, उसको भी कुछ हद तक सेटलमेंट करने के लिए ये ट्रस्ट वगैरह बनाए जाते हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे ट्रस्ट अच्छा काम भी करते हैं, नो डाउट, और अच्छे नमूने से जो है देश की सेवा और सोसाइटी की सेवा, समाज की सेवा भी करते हैं। पर जब कुछ जो ट्रस्ट हैं वो जो प्रोफेशनली जो चलते हैं वो एज अ बिज़नेस जो इंडस्ट्री जैसे एक चलती है, जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप खड़ी करते हैं या लिमिटेड कंपनी खड़ी करते हैं शेयर होल्डर्स की तरह, वैसे ही कई सारे ट्रस्ट इस तरह से भी क्रिएट होते हैं और मैनेज किए जाते हैं। उनका जो बड़ा बिज़नेस होता है वो मैं तो कहूँ एजुकेशनल बिज़नेस जो है वो रहता है। उसके अलावा जो ये कथाएं और जैसे हिंदू धर्म में ये ज़्यादा है तो उसको टारगेट करने के लिए भी ये ट्रस्ट और एनजीओ वगैरह बनाए जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर कहना वो ठीक नहीं रहेगा, पर इसमें लेवल की तरह के नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरह से फ़ंड का मैनेजमेंट होता है वो भी आपसे मैं कहूँगा। जैसे एक होता है कलेक्शन, कि भाई किस तरह से आपको फ़ंड का कलेक्शन करना है, लोगों से पैसा लेना है डोनेशन के नाम पर, और किस तरह से आपको उनको मैनेज करना है। फिर ऊपर जो फंड आता है उसका यूटिलाइज किस तरह से करना है वो आता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मंदिरों में वगैरह में जहाँ पे भी है वो इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो मैं कहूँ कि बाहर का जो फंड आता है, फॉरेन फंड जिसको कहें, वो भी इसमें एज अ डोनेशन दिखाकर उसको आगे पीछे किया जाता है। वो ज़्यादातर जो सीए हैं वो ज़्यादा इसके बारे में आपको बता सकते हैं
एज ए एडवोकेट मैं तो नहीं बता सकता। उसके बाद जो है, जो कलेक्शन करता है नीचे से, उसको कुछ परसेंटेज यानी दिया जाए। अगर पर्सनल आदमी है तो उसके हिसाब से, या तो आखा ग्रुप है तो उसके हिसाब से उसको परसेंटेज ऐसा दिया जाता है। इसका जो बड़ा पोर्शन है ब्लैक मनी का, जो मैंने कई साल पहले एक वीडियो बनाया था, शायद आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाए। जो ब्लैक मनी का मैक्सिमम जो बड़ा पोर्शन है, 90, मैं तो कहूँगा 90% से ऊपर, वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट होता है, आपको पता है। उसके बाद क्या धीरे धीरे जैसे आपने देखा होगा कि रियल इस्टेट की प्राइजेस इतनी बढ़ गई कुछ अरसे में, लगभग 2008 के बाद से 2020 तक उसमें 10 गुना ज़्यादा, मैं तो कहूँ 10 से 12 गुना ज़्यादा ये रियल इस्टेट की प्राइजेस बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड और जो दूसरी चीज़ें हैं। गोल्ड वगैरह में तो 3-3.5 गुना ही बढ़ी है प्राइजेस, पर रियल इस्टेट में ये ज़्यादा बढ़ी है। इसका कारण क्या? क्योंकि बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना, क्योंकि ये रियल इस्टेट ही एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बड़े पैमाने पर जो है कोई भी आदमी अपना ब्लैक का मनी जो है वो सेफ रख सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा है। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के सामने आपको गवर्नमेंट को सिर्फ एज अ ड्यूटी, जो स्टैम्प ड्यूटी है, वो लगभग 2-5 लाख रुपए देनी होती है, क्योंकि दस्तावेज जो उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का, वो लगभग 10 या 15 लाख 20 लाख के आसपास जो है वो बनता है। और उसके हिसाब से वो पूरा आपका 1 करोड़ जो है वो उसमें सेट हो जाता है। आपने देखा होगा कि रियल इस्टेट में किस तरह से यानी जो प्राइजेस है एक बार बढ़ने के बाद वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें जो बड़ा जो पैसा है वो नेताओं का और जो ये ट्रस्ट है, बड़े बड़े जो ट्रस्ट है उनके इन्वेस्टमेंट का है। क्योंकि बिल्डर लॉबी के पास इतना पैसा होता नहीं है, इसलिए वे लोग इनसे पार्टनरशिप करते हैं और बिना ब्याज के, जो इंटरेस्ट के, उन्हें पैसा मिल जाता है। तो यानी एक तरह का इंटरेस्ट चुकाने का कोई टेंशन रहता नहीं है बिल्डर्स के ऊपर, तो वो अपने हिसाब से वो मकान वगैरह बेचते हैं या उसका होर्डिंग करके रखते हैं। और ट्रस्ट वगैरह जो है, NGOs है, नेता लोग हैं, उनको भी यानी पैसे जो अपना ब्लैक मनी है वो सेव रखना होता है, इसलिए वे भी यानी जो है आराम से यानी वो रियल इस्टेट को उसमें पैसा डाले रखते हैं, कि उनको जल्दी होती नहीं है कि भाई उनका पैसा सिर्फ सेफ रहना चाहिए, इंटरेस्ट की उनको इतना लालच रहता नहीं है। तो इस तरह से ये जो पूरा खेल है वो ट्रस्ट और NGO का चलता है। इसमें छोटे से लेकर आप देखें कि भाई एक जो कार्यकर्ता एक डीप में जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे उसको 10-20 साल एक जो संस्था में लगते हैं। जैसे मैंने तो कई संस्थाओं में काम किया है, पर 2-4 साल करके ऊपर ऊपर से देखकर और बाहर निकल आया। मैंने बोला कि हमारा काम नहीं है इसमें। पर जिसको यानी 15-20 साल हो जाते हैं कि अभी उनको लगता है कि भाई अभी ये बंदा एकदम फिट हो गया है, फिर उसको यानी ऐसे काम सौंपते हैं कि भाई जैसे कलेक्शन का परसेंटेज वगैरह जो मैंने कहा, तो वो भी फिर बंदा उसमें यानी डील करने लगता है। कथा जो होती है रामायण महाभारत की और जो भागवत की ये लोग करते हैं, उसमें भी यानी 3 लेयर होता है, परसेंटेज वाइज उनका जो प्रपोर्शन रहता है। जो कथा करता है कुछ पोर्शन उनको मिलता है 50 से ऊपर का। उसके बाद जो पूरे ऑर्गेनाइज करते हैं जो लोग, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंडप है या जो भी कुछ है, तो कुछ पोर्शन उनको मिलता है, और कुछ पोर्शन जो कलेक्शन करके लाते हैं कि भाई फलाने की कथा है, आप डोनेशन दो, और इस तरह से यानी 3 हिस्से होते हैं। उसके बाद जो है कि कोई मंदिर बनाना, धर्मस्थल बनाना, धर्मशाला बनाना, ज़मीन खरीदना वगैरह, उसमें भी वे लोग अलग अलग स्कीमें जो है वगैरह वो निकालते हैं
कि भाई आप 1 फुट स्क्वायर फीट जो है ज़मीन दान कीजिए, 1 ईंट दान कीजिए। 1 ईंट की कीमत 51 रुपये वो रखते हैं, जबकि बाहर आप 1 ईंट लेने जाओगे तो वो लगभग आपको 5-7 रुपये में वो 1 ईंट मिल जाएगी, ब्रिक। पर वो आपसे ब्रिक नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि आप एक ब्रिक का पैसा जो 51 रुपये है वो दे दो। और वैसे भी हिंदू प्रजा है, जो हिंदू लोग हैं, वो बहुत ही धर्म के प्रति इमोशनल ज़्यादा रहते हैं। उसमें भी जो बेचारे जो गांव के लोग हैं वो थोड़े भोले भाले होते हैं, तो इन चीज़ों में वो ज़्यादा मानते हैं। तो एक गरीब से गरीब आदमी भी वो अपनी जेब से 51 रुपया, 101 रुपया वो निकाल लेते हैं। अगर आप उनको कहोगे कि भाई चलो मैं आपको 10 ईंटें ला के देता हूँ 51 रुपये, तो वो 10 ईंटें आपसे नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, वो आप घर में यूज़ करो 10 ईंटों का, हमें तो 51 रुपये ही चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा इन्वेस्टमेंट आता है। फिर सीमेंट की बोरी है भाई, 501 रुपया सीमेंट की बोरी का। अब सीमेंट 250-300 रुपये का सीमेंट आता है, पर उस सीमेंट की बोरी का वहाँ पे जो प्राइस होता है वो 501 रुपया होता है। 1 स्क्वायर फीट ज़मीन का जो कॉस्ट है वो आपसे लिया जाता है 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, जिस हिसाब से जो लोकेशन। तो इस तरह से एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जाता है। अगर सपोज़ उनको ज़मीन आगे चल के बेचनी है, अगर उनको ऐसे माइंड में है, कई ट्रस्ट और एनजीओ इस तरह से ही करते हैं, फिर वो वहाँ पे सिर्फ सत्संग वगैरह जो है वो अपना चलाए रखते हैं, कि सेवा करते हैं वगैरह जो भी है। फिर जैसे ही देखते हैं कि अभी मार्केट प्राइस जो है ज़मीन का वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो फिर उसको बेचने का जो है वो प्लानिंग करते हैं। और जिन लोगों ने उन्हें डोनेशन दिया होगा या जो वहाँ पे सेवा करते होंगे, उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि भाई देखिए, ये ज़मीन हमको ये कम पड़ रही है सत्संग के लिए, सेवा के लिए, और कई सारे बहाने जो भी है, या हमें दूसरी जगह जो है बड़ा काम करना है, इसलिए यहाँ का पैसा हमें वहाँ पे भी लगाना है, और यहाँ पे फिर हम दूसरा बड़ा ज़मीन भी लेंगे। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं, अहमदाबाद में तो बहुत फेमस ही है। तो इस तरह से भी यानी ये ज़मीन का जो है प्राइस, क्योंकि एक आम आदमी जहाँ एक फ्लैट नहीं खरीद सकता, वहाँ पे ये जो ट्रस्ट एनजीओ वगैरह है वो आपके पैसे से ही 1-1 रुपया, क्योंकि आपको पता है भाई 100 रुपये से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप उसमें से क्या कि चलो भाई 5 रुपया मैं दान कर दूँ, पर वो 5-5 रुपया इकट्ठा करके लाखों आदमियों से वो ज़मीनें या रियल इस्टेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आप कुछ नहीं कर पाते। और उन्हें तो कुछ इंटरेस्ट भरना नहीं होता है, उन्हें तो बैंक का ईएमआई रहता नहीं है, कुछ रेंट देने का रहता नहीं है, तो उसको ट्रस्ट और एनजीओ को इतना टेंशन नहीं रहता है। वो आराम से यानी फिर उसको होल्डिंग करके रखते हैं। और यहाँ पे एक सामान्य आदमी अपने लिए एक छोटा मकान खरीदने के लिए उसकी आखी ज़िंदगी निकल जाती है। तो ये तो पूरा बहुत डीप में है, लंबा टॉपिक है, पूरा तो होगा नहीं इसमें, पर सजेशन अभी मैं इसका सॉल्यूशन हमने कई साल पहले गवर्नमेंट को ही भेजा था हमने, कि भाई आप रियल इस्टेट में आप ध्यान रखिए, बड़े पैमाने पर इलीगल मनी जो है, ब्लैक मनी वो आ रहा है, इसे आप रोकें। और कई सारे हमने सॉल्यूशन भी उनके लिए दिए थे कि भाई किस तरह से अगर सेल और परचेज़र अगर ले बेच करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी का, तो उससे पहले आप 1 महीना पहले उसका जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर शो होना चाहिए कि भाई इतने में हमें ये प्रॉपर्टी बेचनी है। और सामने वाला जो परचेज़र है वो भी अपना नाम लिखवाएगा कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी इतने में बेच रहा हूँ। अगर थर्ड पार्टी जो है ऑक्शन से अगर वही प्रॉपर्टी का 1.5 गुना 2 गुना दाम अगर आपको देने के लिए तैयार है, हमने तो उस वक्त सिर्फ 20-25% ज़्यादा अमाउंट कहा था कि भाई अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है, पर मैं तो कहूँ कि 2 गुना 3 गुना भी अगर दाम लेकर भी वो प्रॉपर्टी अगर थर्ड आदमी को चाहिए तो वो उससे बेचनी पड़ेगी। इस तरह का यानी टर्म्स कंडीशन रखना चाहिए। तो इससे क्या है कि वो गलत जो मार्केट प्राइस है वो सरकारी वेबसाइट पे वो कोट नहीं करेगा बेचने वाला।
और लेने वाला भी फिर देखेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो फिर मुझे महंगी पड़ेगी, तो वो लेने से भी यानी दूर रहेगा। तो ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि भाई अगर आप कहाँ भी कोई भी ट्रस्ट और एनजीओ में आप दान करते हैं, देखिए शास्त्रों में लिखा है कि भाई कुपात्र को और चीटर आदमी को भी दान करना जो है वो, उसमें भी आप पाप के भागीदारी बन सकते हैं। तो कृपया आप ऐसी ट्रस्टों में दान करें जो ट्रस्ट आपको हिसाब दे रही हो एवरी ईयर जो है, जिसमें आप मेंबर्स भी बन सकें। एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट, एक होता है मेंबरशिप ट्रस्ट। आप दो चीज़ें को समझिए। आप प्राइवेट ट्रस्ट में 8-10 जने ही होते हैं जो पूरा मैनेज करते हैं, वो किसी आदमी को यानी उसमें एंटर नहीं होने देते। जबकि सोसाइटी टाइप के जो ट्रस्ट में होते हैं जिसमें मेंबरशिप वगैरह होता है नॉमिनल फीस पे, जैसे समाज के ट्रस्ट होते हैं, कई कम्युनिटी के ट्रस्ट होते हैं, तो उसमें वो एज अ मेंबर्स 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी है वो भर के आप मेंबर्स बन सकते हैं। तो उसमें आप डोनेशन कीजिए, क्योंकि उसका हिसाब आपको एवरी ईयर वो बाउंड है आपको देने के लिए। बाकी जो प्राइवेट टाइप के ट्रस्ट है जिसमें से 8-10 जने मेंबर्स हैं, तो ऐसे ट्रस्टों को दान देने से पहले आप सोचें, क्योंकि ये पैसा आपका जो है एक हो सकता है रियल इस्टेट के अलावा जो है टेरर फंडिंग में भी इसका यूज़ होता हो, भगवान जाने आगे। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि डोनेशन देने से पहले 1,00,000 बार सोचें कि भाई ये मेरा पैसा कहीं गलत तो यूज़ नहीं होगा। इससे अच्छा तो किसी अपने जो गरीब स्टूडेंट है जिसे पैसे की ज़रूरत हो उसका फ़ीस भरें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आसपास में जो नीडी है उन्हें आप मदद करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू इस तरह के घटिया ट्रस्टों को डोनेशन देने की जगह। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे दूसरे वीडियो में और इसमें डीप में जो है वो अपने जो कुछ चीज़ें हैं वो रखने की कोशिश करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको भी कुछ इसके बारे में कमेंट या कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल लीगल गुरु विजय को सब्सक्राइब करें तो आगे भी ये वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।